the diagram, this is the block diagram of inverter power control used in inverter ACs. Can you see the diagram? Can any student confirm? Yes, sir. Okay. So you might have heard a lot of these days that inverter AC technology has recently very much popular among the air conditioning industry. तो इसकी ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? दो टाइप की ब्लॉक डायग्राम दिखाई हुई है इसमें, एक इन्वर्टर पावर कंट्रोल और एक नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इन्वर्टर पावर कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, आप कंप्रेसर की मोटर को, आप उसकी जो स्पीड होती है कंप्रेसर की मोटर को, उसको रेगुलेट कर सकते हो। जबकि नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं कंप्रेसर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर टाइप एंड नॉन इन्वर्टर टाइप। पहले हम नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग की ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जो ये सेकंड दिखाई गई है। इसमें देखो पावर सोर्स ले जा रही है कंप्रेसर को, कांस्टेंट पावर सोर्स आ रही है। अब कांस्टेंट पावर आ रही है कंप्रेसर को, तो उसकी आरपीएम भी कांस्टेंट स्पीड पे है, कांस्टेंट स्पीड रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो और वो फिक्स कैपेसिटी पे चल रहा है। जैसे 1 टन वाला एसी है ना, तो 1 टन पे चल रहा है, 1.5 टन वाला है तो 1.5 टन पे, 2 टन वाला है 2 टन पे। वो नो डाउट बीच में क्या होगा, वो ऑटो कट हो जाएगा। अगर आप जैसे 22 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हो तो 22 के ऊपर जाके वो ऑटो कट हो जाएगा। वो फीचर इसमें भी होता है नॉन इन्वर्टर में। पर आप इसकी कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 1.5 टन का एसी है, आप अगर कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम है उसको 1 टन पे चला लो, इस टाइप से पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो स्पीड रोटेशन वाले नॉन इन्वर्टर टाइप एसी है वो कांस्टेंट लोड पे ही चलते हैं, फिक्स कैपेसिटी पे। जबकि ये जो आप फर्स्ट वाला डिस्कस करें अगर हम, ठीक है, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आज का टॉपिक। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम दिखाई हुई है, दो टाइप के एसीज दिखाए हुए हैं, एक नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर और एक इन्वर्टर पावर कंट्रोल टाइप एयर कंडीशनर। तो नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में क्या है, जो कंप्रेसर की मोटर होती है वो कांस्टेंट आरपीएम पे चल रही है, उसको फिक्स्ड पावर सोर्स सप्लाई मिल रही है, तो उसकी जो आरपीएम है दैट इज आल्सो कांस्टेंट और वो फिक्स्ड कैपेसिटी पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 टन का एसी आपने रूम में लगाया है तो वो 1 टन कैपेसिटी पे ही चलेगा, 2 टन का है तो 2 टन पे ही चलेगा। जबकि इन्वर्टर पावर कंट्रोल एसी में क्या है, अगर आपकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम है, तो मान लो कि आपका जैसे 1.5 टन का एसी है और कूलिंग रिक्वायरमेंट कम है, तो उसको आप 1 टन पे भी चला सकते हो। और कूलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो थोड़ा सा 1.5 से कुछ हद तक जितना उसकी रेंज है उसमें ज्यादा भी चला सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इन्वर्टर पावर एसी की आप हाई कैपेसिटी भी कर सकते हो, लो कैपेसिटी भी कर सकते हो, जबकि नॉन इन्वर्टर टाइप की फिक्स्ड कैपेसिटी रहती है। डायग्राम दिख रही है ये नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर की। इसमें सिंपल से आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ये पावर सोर्स से कंप्रेसर पावर ले रहा है और ये कांस्टेंट है, इसमें कोई हमने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है। ठीक है ना, ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कंप्रेसर की जो मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट हो रही है और उसकी वजह से एसी फिक्स्ड कैपेसिटी दे रहा है। अब इन्वर्टर पावर कंट्रोल में क्या हो रहा है, देखो पावर सोर्स को हमने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। इन्वर्टर पावर कंट्रोल में पावर सोर्स को हमने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी पावर की हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर फ्रीक्वेंसी रेज कर दी तो जो कंप्रेसर की मोटर है वो हाई स्पीड पे रोटेट करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी पावर सोर्स की तो कंप्रेसर की मोटर क्या है, लो स्पीड पे रोटेट करेगी। तो अगर कंप्रेसर की मोटर हाई स्पीड पे रोटेट करेगी तो क्या होगा, हाई कैपेसिटी मिलेगी एसी की। लो स्पीड पे रोटेट करेगी तो क्या होगा, लो कैपेसिटी मिलेगी। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है सबको। देखो नॉन इन्वर्टर टाइप में तो कोई हम ये नहीं था ना फ्रीक्वेंसी रेज या लोअर करने की मैकेनिज्म, तो कांस्टेंट स्पीड मिल रही थी हमें और फिक्स कैपेसिटी पे चल रहा था नॉन इन्वर्टर टाइप एसी। जबकि इन्वर्टर पावर एसी वाला में क्या है, हम फ्रीक्वेंसी पावर सोर्स की रेज भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब कंप्रेसर की मोटर को हाई फ्रीक्वेंसी पावर सोर्स मिलेगा तो वो हाई स्पीड पे रोटेट होगी, मोटर की आरपीएम बढ़ेगी तो हाई कैपेसिटी पे चलेगा एसी। और जब फ्रीक्वेंसी कम कर दी हमने पावर सोर्स की तो लो स्पीड रोटेशन होगी मोटर की और उससे क्या होगा,
एयर जो कैपेसिटी है एसी की वो लो कैपेसिटी पे चलेगा। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ा इसमें यही लिखा हुआ है देखो, इन्वर्टर एयर conditioners are able to vary their operating capacity, whereas non-inverter air conditioner can only operate at fixed capacity. जो लेट कमर्स हैं, ये डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टर टाइप एसी तो फिक्स कैपेसिटी पे चलते हैं, उसमें हम कंप्रेसर की जो रोटेशन है स्पीड उसको हम वेरी नहीं कर सकते, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट होगी। जबकि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आप कंप्रेसर की जो मोटर है उसकी रोटेशन बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। Am I audible? Actually, electricity has gone. Hello. Yes, sir. Okay. Actually, the PC is running on UPS right now, so I am not sure whether internet is working or not right now. So moving on to the theory of this inverter AC, I am showing the next slide. I'll forward you this shortly. लाइट चली गई जी। तो देखो, ये इन्वर्टर एसी की थ्योरी में क्या लिखना है आपको, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर्स एडजस्ट द स्पीड ऑफ कंप्रेसर। उसमें हम कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा। और उससे क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो रेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और वो पावर भी लेस कंज्यूम करेगा। अगर लो लोड पे चल रहा है तो लो पावर कंज्यूम करेगा। एन इन्वर्टर हैज प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, and as a temperature limit is attained, the unit adjusts its capacity to eliminate any temperature fluctuations. तो अगर कूलिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो कंप्रेसर की मोटर है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी जिसमें हम मोटर की स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकते, दे हैव फिक्स्ड कूलिंग एंड हीटिंग कैपेसिटी। ठीक है ना। अब नॉन इन्वर्टर टाइप एसी में पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है, इन्वर्टर टाइप एसी में पावर कंजम्पशन कम होती है। पर इन्वर्टर टाइप एसी का क्या ड्रॉबैक है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और 2 से 3 साल में अगर आप की ज्यादा यूसेज रहती है तो वो कॉस्ट रिकवर हो जाती है, जो आप इनिशियली ज्यादा दे रहे हो ना। अब एक एग्जांपल दे रहा है, देखो कह रहा है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1.5 टन एसी। अगर वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ना, तो एसी 0.3 टन से 1.7 टन तक काम कर सकता है। कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर 0.3 टन की कूलिंग रिक्वायरमेंट है तो ये कंप्रेसर की मोटर कम चलेगी, 0.3 की कूलिंग टन की कूलिंग देगा। अगर ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो 1.7 टन तक कूलिंग कर सकता है। जबकि नॉन इन्वर्टर टाइप एसी पे अगर यही एसी चलाएंगे तो वो हमेशा 1.5 टन लोड पर ही चलेगा, फिक्स्ड कैपेसिटी पे। क्लियर है ये एग्जांपल से कि जो इन्वर्टर टाइप एसी हैं, देखो दोनों एसी 1.5 टन के हैं, इन्वर्टर टाइप एसी वाला भी, नॉन इन्वर्टर टाइप वाला एसी। पर इन्वर्टर टाइप में हमने जो कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो 1.5 टन वाले को आप 0.3 टन से 1.7 टन तक चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कूलिंग रिक्वायरमेंट। परंतु अगर ये नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है तो ये हमेशा 1.5 टन उस पर ही चलेगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है, आपको ये थ्योरी से लिखनी है, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और ये ब्लॉक डायग्राम बना देनी है। क्लियर है डायग्राम? कोई इतनी सिंपल सी है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है। यस सर। और इसमें ये जो एसी दिखाया हुआ ना, इसकी जगह आप ब्लॉक डायग्राम में सिंपल विंडो एसी लिख दो या सेंट्रल एसी, बाकी ये डायग्राम एज सच बना लेना, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको कंसेप्ट पता है। ठीक है, ये लेटेस्ट मतलब पावर सोर्स की हम फ्रीक्वेंसी हाई और लो कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टर टाइप में ऐसा कोई हमने प्रोविजन नहीं दिया। अब इसी की वजह से हमारे इन्वर्टर टाइप वाले महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम पावर सोर्स को ऑल्टर कर रहे हैं ना। तो अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे आ रहे हैं आज का, दैट इज डीफ्रॉस्टिंग। डीफ्रॉस्टिंग आप क्या मतलब समझते हो? फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? पहले फॉर्म ऑफ आइस को कहते हैं। ठीक है ना, जो जैसे अगर आप फ्रीजर में कोई भी चीज ज्यादा देर के लिए रख देते हो तो उस पर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ना बर्फ की, दैट इज फ्रॉस्ट। ठीक है, तो फ्रॉस्ट इज अ फॉर्म ऑफ आइस। तो डीफ्रॉस्टिंग का मतलब क्या है? किसी चीज पे बर्फ जमना, और डी लगा दिया आगे तो उसको हमें रिमूव करना है। तो डीफ्रॉस्टिंग का क्या मतलब हो गया? रिमूवल ऑफ फ्रॉस्ट एंड आइस। क्लियर है चीज? अब आपने जो पुराने फ्रिज आते थे, जो आपने अगर देखी हो,
अपने पुराने टाइम में यूज होते थे ना, जैसे डिफरेंट कंपनीज कहते थे बीपीएल, जेनिथ। उसमें क्या होता था, तब इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप नहीं थी, फ्रॉस्टिंग का प्रोविजन नहीं था, डी फ्रॉस्टिंग वगैरह का। तो क्या करते थे कि जैसे आपने फ्रिज चलाया तो इवेपोरेटर कॉइल्स में ना बर्फ जम जाती थी। तो उससे क्या होता था, जो फ्रीजर है, डीप फ्रीजर होता है ना, जो टॉप सेक्शन होता है किसी भी फ्रिज का, उसमें बर्फ ज्यादा जम जाती थी, तो हमें 3-4 घंटे फ्रिज को बंद करना पड़ता था। उससे क्या होता था, जब फ्रिज को बंद कर देते तो जो बर्फ इवेपोरेटर कॉइल्स पे जम गई है, फ्रीजर में जम गई है, वो मेल्ट हो जाना शुरू हो जाती थी। फिर वो किस में कन्वर्ट होएगी, पानी में। फिर फ्रिज से पानी निकलता था, ठीक है। फिर वो सारे घर में वो सारा आपको उसको वाइपर से, मतलब वो हेडेक सा हो जाता था एक, मतलब बार बार से उसकी क्लीनिंग करना। तो उससे बचने के लिए क्या हमने ये वो उसको क्या कहते थे हम, डिफ्रॉस्टिंग में तो उसमें भी कर रहे हो, पर वो कौन सी डिफ्रॉस्टिंग होती है हमारी, मैनुअल, ठीक है। अगर आप किसी कूलिंग इक्विपमेंट को बंद कर रहे हो और वो धीरे धीरे अपना मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसकी ड्रेनेज कर रहे हो, वो सारा मैनेज कर रहे हो, वो दैट इज मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग, ठीक है। पर उससे अब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो हम किसकी तरफ चले गए, ऑटो डिफ्रॉस्टिंग। इसमें आपको नहीं फ्रिज वगैरह बंद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता रहता है। जब कंप्रेसर की कूलिंग बहुत ज्यादा होगी, कॉइल्स पे बर्फ जम गई है, तो हम क्या करते हैं, जो कंप्रेसर की मोटर है उसे स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही वो बर्फ हमारी मतलब हट जाती है, तो हम कंप्रेसर की मोटर को ऑन कर देते हैं। तो जब ये ऑटोमेटिक मोड में होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑटो डीफ्रॉस्टिंग। क्लियर है। तो डी फ्रॉस्टिंग का मतलब होता है बर्फ जमना, डी फ्रॉस्टिंग, डी लगा दिया, डी ई आगे, तो उसका मतलब बर्फ को निकालना, जमी हुई बर्फ को। इसका एक सेकंड नेम भी होता है डी फ्रॉस्टिंग का, थ्रॉलिंग, THAWING, थ्रॉइंग, ठीक है। तो ये थ्रॉइंग नाम से भी आ सकता है, तो कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या लिखना है। थ्रॉइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डी फ्रॉस्टिंग। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में, डी फ्रॉस्टिंग और थ्रॉइंग, THAWING, ठीक है ना। तो इट इज द मेल्टिंग ऑफ डिपॉजिटेड आइस ऑन द इवेपोरेटर कॉइल्स एंड डीप फ्रीजर। तो अब नेसेसिटी क्या है डिफ्रॉस्टिंग की, डिफ्रॉस्टिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेटर कॉइल्स पे एक्सेसिव बर्फ जम जाएगी, इतनी जम जाएगी कि मतलब वो कॉइल्स की प्रॉपर वर्किंग में भी, फेस चेंज में भी प्रॉब्लम करेगी वहां इवेपोरेटर में, ठीक है ना। तो डिफ्रॉस्टिंग आपको करनी ही पड़ती है। अब दो टाइप फ्रॉस्टिंग को हम अनअवॉइडेबल है, देखो अगर कोई भी चीज होगी ना, तो उस पे इवेपोरेटर कॉइल्स पे बर्फ जमनी ही जमनी है, यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रॉस्टिंग इज अनअवॉइडेबल, चाहे वो इंडस्ट्रियल फ्रिज हो चाहे डोमेस्टिक फ्रिज हो। तो फ्रॉस्टिंग होनी है तो हमें डीफ्रॉस्टिंग करनी पड़ेगी। डीफ्रॉस्टिंग हम दो टाइप की होती है, दैट इज मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग एंड ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्टिंग, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा पेज कट गया। मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग में तो क्या होता है कि आपने शट कर दिया मैनुअली, और जो भी एक्सेसिव आइस जमी हुई थी वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये पुराने टाइम में हम मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग करते थे। अब ये ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्टिंग की डायग्राम है ये दोनों। इसमें एक पेज थोड़ा सा कट हो गया, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा उसकी पिक। अब मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग तो सिंपल है, कोई भी जो फ्रिज है, डोमेस्टिक है चाहे इंडस्ट्रियल है, आपने जस्ट उसको शट डाउन कर दिया। पर उसका ड्रॉबैक क्या देखो, अगर ज्यादा टाइम के लिए शट डाउन कर दिया, क्योंकि आइडिया नहीं रहता ना कितने टाइम के लिए शट डाउन करना है, तो क्या होगा, जो अंदर फूड पड़ा है वो खराब हो सकता है, स्मेल, फाउल स्मेल, मतलब खराब स्मेल डेवलप हो सकती है फ्रिज के अंदर, क्योंकि हम एक्यूरेटली नहीं जज कर सकते ना भाई कितने टाइम हमने ये बंद रखना है। अगर ज्यादा टाइम फ्रिज बंद कर दिया आपने जितना रिक्वायर्ड था, तो क्या होगा, जो भी अंदर खाना वगैरह था वो खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल हो जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है ना मतलब मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग के, कि हमें एक तो टाइम पे हमारा कंट्रोल नहीं है कितने टाइम के लिए बंद करना है, ठीक है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग की है। अब दो टाइप की होती है ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग, प्रेशर ऑपरेटेड डिफ्रॉस्टिंग मेथड एंड टेम्परेचर ऑपरेटेड डिफ्रॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर ऑपरेटिंग डिफ्रॉस्टिंग मेथड। इसकी एक बार डायग्राम देखो आप, ये वही चीजें लगी हुई हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, ठीक है ना। एक मैकेनिज्म लगा दी हमने जो मोटर है उसको बंद करने के लिए, और इवेपोरेटर से उसका कॉन्टैक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये किस दो टाइप की होती है ये। फर्स्ट क्या है आपकी, ऑटोमेटिक पीरियोडिक डिफ्रॉस्टिंग। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है किसकी है, ये ऑटोमेटिक पीरियोडिक डिफ्रॉस्टिंग। और ये फर्स्ट टाइप वाली कौन सी है, प्रेशर ऑपरेटेड। और सेकंड टाइप कौन सी है, ये टेम्परेचर ऑपरेटेड।
ठीक है ना। इसमें आपको ये दिख रहा है कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर से कंडेंसर में जा रहा है जैसे रेफ्रिजरेंट गैस, फिर रिसीवर लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, ठीक है ना। अब हमने जो एडिशन किया इसमें क्या लगाया है, एक प्रेशर ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व लगा दिया, ठीक है। और वो एक क्या कर रहा है, वहां उसे कंप्रेसर की मोटर से कनेक्ट कर दिया और एक इवेपोरेटर से। तो अगर इवेपोरेटर में प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल हो गया है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम हो गया है, तो क्या करेगा, ये कंप्रेसर की मोटर बंद कर देगा, ठीक है ना। मतलब प्रेशर ऑपरेटेड डीफ्रॉस्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेटर के जो अंदर प्रेशर है उसके ऊपर वर्क करा रहे हैं। अगर इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर जितना रिक्वायर्ड है उससे भी नीचे चला जाता है, तो ये जो प्रेशर ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है हमने, ये क्या करेगा, कंप्रेसर की मोटर बंद कर देगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेटर में प्रेशर नॉर्मल आएगा, तब ये दोबारा से कंप्रेसर की मोटर को चला देगा। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, हमने इवेपोरेटर के प्रेशर को रेगुलेट करके एक तरीके से उसमें एक्सेसिव जो फ्रॉस्ट जम रही थी, आइस, उससे हमने रेमेडी पा ली, ठीक है ना, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया। सेकेंड टाइप हमारी प्रेशर पे डिपेंड ना करके इवेपोरेटर के टेम्परेचर पे कर दिया, ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से फॉरवर्ड करूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ स्कैनिंग के टाइम ना ये थोड़ा कट हो गया सेक्शन। टेम्परेचर ऑपरेटेड डिफ्रॉस्ट मेथड में भी वही सिस्टम लगा हुआ है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, ठीक है। और कंप्रेसर की मोटर को हमने, अब इस पिछले वाले में तो हमने प्रेशर ऑपरेटेड कंट्रोल रखा हुआ था, यहाँ पे यहाँ हमने क्या रख दिया, टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल। क्लियर है चीज। टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल में क्या हुआ, हमने इसको एक तो देखो कनेक्ट कर दिया कंप्रेसर की मोटर से, क्योंकि उसे ऑन ऑफ करना है ना। और दूसरा हमने एक इवेपोरेटर का टेम्परेचर सेंस कर दिया, थर्मोस्टेट लगा दिया। जब इवेपोरेटर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड है उससे नीचे चला गया है, वहां बर्फ जमनी शुरू हो गई है, उस दौरान क्या करेगा, ये टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व पिक्चर में आएगा और कंप्रेसर की मोटर को बंद कर देगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे वहां इवेपोरेटर में टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, जब बर्फ वहां पे हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तो ये इसमें सेंसर लगा हुआ है थर्मोस्टेट जो है, तो ये हमारा कंप्रेसर की मोटर को ऑन कर देगा, ठीक है ना। तो आपको ये दो ब्लॉक डायग्राम बनानी है ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्टिंग में। एक तो प्रेशर ऑपरेटेड है, ये इवेपोरेटर के प्रेशर पे डिपेंड करता है, और एक टेम्परेचर ऑपरेटेड, ये इवेपोरेटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हो जाएगा ये। डीफ्रॉस्टिंग का पर्पस क्लियर है ना, किस लिए करते हैं? यस सर। कि जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल्स पे एक्सेसिव आइस जमा हो गया उसको मेल्ट कराना है। पुराने टाइम में तो मैंने बताया आपको मैनुअल चलता था ना, जैसे आपने फ्रिज बंद कर दिया, 2-3 घंटे में वो सारा हमारा मेल्ट हो जाता था। पर उसका मैंने ये ड्रॉबैक बताया आपको कि टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था। अगर ज्यादा देर के लिए बंद कर दिया तो क्या होगा, जो अंदर डीप फ्रीजर में जो भी कंटेंट्स है उनमें स्मेल हो सकती है, वो खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स थे। फिर एक और टाइप का होता है ऑटोमेटिक। अभी तो हमने कौन कौन सी डीफ्रॉस्टिंग पढ़ी है, प्रेशर ऑपरेटेड डीफ्रॉस्ट मेथड एंड टेम्परेचर ऑपरेटेड डीफ्रॉस्ट मेथड, ठीक है। एक और होती है ऑटोमेटिक हॉट गैस डीफ्रॉस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, जो इवेपोरेटर कॉइल्स होती है ना उसके ऊपर से हॉट गैस को पास कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां की आइस मेल्ट हो जाती है। तो इसकी मैं ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक, इसकी डायग्राम थोड़ी बड़ी सी है। तो इसमें पर क्या है, इवेपोरेटर कॉइल्स पे हम हॉट गैस को पास कराते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब जो इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ। डीफ्रॉस्टिंग की एडवांटेज क्या है, देखो ऑटो डीफ्रॉस्टिंग की एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एक तो नो नीड टू मैनुअली डीफ्रॉस्ट, आपको मैनुअली तो नहीं करना, ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर प्रेशर कंट्रोल्ड है तो इवेपोरेटर को प्रेशर को सेंस करेगा, अगर टेम्परेचर कोल्ड ऑपरेटेड कंट्रोल है सिस्टम तो इवेपोरेटर के टेम्परेचर पे उसके अकॉर्डिंगली वो मोटर को ऑन ऑफ करेगा कंप्रेसर की, ठीक है। फिर फूड पैकेजिंग हमारी जो है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी चीज रखी है ना, अगर ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाए तो फूड आइटम स्टिक हो जाती है, बर्फ जम जाती है, और वो आपस में जो भी आइटम्स पड़ी है उनको स्टिक करा देगी, ठीक है ना। तो ऑटो डिफ्रॉस्टिंग में क्या होगा, एक्सेसिव बर्फ ही नहीं जमेगी, तो फूड आइटम्स विल नॉट स्टिक टुगेदर, ठीक है। और विजिबिलिटी भी अच्छी होती है ऑटो डिफ्रॉस्टिंग में, क्योंकि बर्फ नहीं जम रही है, फूड पैकिंग इज इजियर टू सी। फिर स्मेल्स आर लिमिटेड, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपका ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं है, आपने ज्यादा देर के लिए फ्रिज बंद कर दिया तो स्मेल हो सकती है, खाना खराब हो सकता है। पर ऑटो डिफ्रॉस्टिंग में तो सेंसर मतलब बेस्ड हो गया, तो इसमें
मतलब ही नहीं है कि ज्यादा देर के लिए तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसमें स्मेल नहीं होगी खाने में और बेटर टेम्परेचर मैनेजमेंट है। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑटो डिफ्रॉस्टिंग, ठीक है ना। और अगर आ जाता है डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग, तो यही आपको लिख देने हैं, उल्टे कर देने हैं। अभी स्मेल हो सकती है, टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, फूड पैकेजिंग पे बर्फ जम जाएगी, ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस आपके मैनुअल के वो बन जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस। फिर जो नेक्स्ट कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मेनली यही है कि भाई इसकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने कंट्रोल लगाए हुए हैं, प्रेशर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम लगाए हुए हैं, या टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम है, या कोई हॉट गैस ऑटोमेटिक हैंडलिंग वो लगाया हुआ है। तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो डिफ्रॉस्टिंग दो तीन आपको जो याद रखने हैं, इट इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। फिर इसमें सेफ्टी डिवाइस भी लगानी पड़ेगी आपको कि ओवर हीटिंग ना हो जाए या मतलब अंडर कूलिंग हो जाए, तो इसके लिए कट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना हमने, वो चीज लगानी होती है। फिर इसमें सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कम्प्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कम्प्लेक्सिबिलिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप कंप्रेसर की मोटर को भी कुछ पावर सोर्स दे रहे हो, आप कोई थर्मोस्टेट लगा रहे हो, या प्रेशर सेंस करने के लिए इवेपोरेटर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा रहे हो, ठीक है ना। तो जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी आपकी, क्योंकि उसमें प्रेशर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम फिट किए हैं या टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम किए हैं, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टी बढ़ गई है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें एक जो लास्ट इसका मेन है, फ्रीजर बर्न। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग से क्या होता है, फ्रीजर बर्न हो जाता है आर्टिकल्स पे। उसका एक मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ व्हाट इज फ्रीजर बर्न। अगर ऑटो डिफ्रॉस्ट में क्या हो रहा है, देखो पहले तो फ्रॉस्टिंग होगी, फिर एकदम डिफ्रॉस्टिंग होगी। तो इस साइकिल से क्या होता है, कई बार आर्टिकल्स के ऊपर ना एक थिन लेयर ऑफ आइस ही जम जाती है, और वो एक तरीके से फंगस जैसी लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज फ्रीजर बर्न। आप इसको दिख रही है ये डायग्राम आपको? जैसे ये पीसीज ऑफ मीट पड़े हैं कोई डीप फ्रीजर में, ऊपर ये पतली पतली आइस दिख रही है, जैसे फंगस जैसी अपीयरेंस आ रही है, तो दिस इज यस सर। फ्रीजर बर्न। तो ये भी एक ऑटो डिफ्रॉस्टिंग का डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग में कई बार डीप फ्रीजर में ऐसे आर्टिकल्स पे थिन लेयर ऑफ आइस डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि पहले वो फ्रॉस्टिंग हो रही है, फिर डिफ्रॉस्टिंग, फिर वो साइकिल कंटिन्यूस चल रही है ना, तो ऑन ऑफ हो रही है फ्रॉस्टिंग। पहले बर्फ जम गई, फिर उसको मेल्ट कर दी, और ये नो डाउट ऑटोमेटिक हो रहा है, पर उसकी वजह से कई बार आर्टिकल्स पे ऐसी फ्रीजर बर्न इसको कहते हैं, इस टाइप की आइस थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो डिफ्रॉस्टिंग। तो आज आपको ये एक तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और डिफ्रॉस्टिंग को थोड़ा इसको याद करना है, ये थर्ड सेक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और बस इसमें एक दो टॉपिक और रह गए हैं, स्टार रेटिंग जैसे 3 स्टार 5 स्टार, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, और साइकोमेट्री शुरू कर देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आज का ये अभी मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देता हूँ, और इसको आप नोटबुक में आपने जो भी RAC लगाई है उसमें नोट कर लेना, और डायग्राम्स को हाथ से बना के देखनी है, क्योंकि जब से हाथ से नहीं बनाओगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।